हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या लिखा कि MCQ है और क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि जो एक्स वेरिएबल है ये कैपिटल लेटर में दिया है, और हो भी सकता है कि बोर्ड एग्जाम में कैपिटल लेटर में आए, लेकिन क्वेश्चन बैंक में हर इक्वेशन में कैपिटल लेटर दिया है। इसके लिए हमने क्या किया है कि कुछ एक दो MCQ में कैपिटल रखा है, बाकी हर जगह पे स्मॉल कर दिया है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा। और लेकिन आप पैटर्न दिमाग में रखिए, हो सकता है ऐसा कैपिटल में भी और स्मॉल वेरिएबल भी आए, तो आप थोड़ा सा याद रखिए। आप पैटर्न मतलब आप अपने दिमाग में इसको छाप लीजिए कि कैपिटल में भी आ सकता है, स्मॉल भी आ सकता है। चलिए, आपका क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किसको बोलोगे। तो आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी को बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या था कि एक जो पावर रहता है वेरिएबल का, जितना भी सबका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका थोड़ा सा लगे वही कि वो 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। जैसे इसमें वेरिएबल x नहीं है तो उसका हाईएस्ट पावर 0 है, यहाँ पे x है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है। तो सब में मिलाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। तो 5 नहीं रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। तो 2 सिर्फ बी वाले ऑप्शन में है, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कौन सा नहीं है, मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 2 नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपसे है नहीं पूछा, आपसे नहीं है पूछा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो ये उसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, क्या लिखा है कि इफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए ये एक इक्वेशन है, इसका जो भी आंसर आया होगा, दो आंसर, वो रियल था और इक्वल था। आपने ये चीज़ देखा है कि रियल और इक्वल कब होता है कि देखिए नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जैसे यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है और यहाँ पे ये c होता है। तो इसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आप निकालते हो तो इस पूरे इक्वेशन का वो नेचर होता है। अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 मिला आपको, तो समझिए कि वो जो इक्वेशन है उसका रूट जो है वो रियल और इक्वल आएगा। रियल मतलब रियल नंबर रहेगा, और इक्वल मतलब दोनों वैल्यू सेम आएगा। एक्स के जो भी दो वैल्यूज आएंगे वो दोनों इक्वल ही रहेंगे। रियल एंड अनइक्वल का मतलब है कि वो तो रियल नंबर होगा और उसका जो वैल्यूज रहेंगे दोनों सेम नहीं रहेंगे। एक्स के दो वैल्यू रहेंगे जो डिफरेंट रहेंगे। और नॉट रियल, जब डेल्टा का वैल्यू 0 से छोटा आएगा तो समझिए कि वो रियल नंबर ही नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन है कि डेल्टा का वैल्यू अगर 0 रहता है तभी रियल और इक्वल आता है, और डेल्टा का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो रियल और अनइक्वल रहेगा, और छोटा रहेगा तो रियल ही नहीं रहेगा। और यहाँ पे क्या बोला कि इफ़ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। उन्होंने बोला कि हम जो दे रहे हैं इक्वेशन, वो उसका रूट जो है वो रियल और इक्वल है। इसका मतलब इसमें जो डेल्टा का वैल्यू रहेगा वो 0 रहेगा। तो आपको ये लेके सॉल्व करना, और डेल्टा का मतलब ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको लेके सॉल्व करने के बाद इसमें जो के बचता है वो आपको आराम से मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सिंस ऑब्जेक्टिव आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, यहाँ पे a आपको मिल जाता है 1 और b आपको मिलता है 2 और c आपको मिल जाता है k। तो डेल्टा का वैल्यू 0 आएगा क्योंकि रियल और इक्वल दिया है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ इक्वल टू 0 आएगा। बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a 1 है और इंटू c क्या है k, और विच इज़ इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 4 1 4, 4 इंटू के 4k विच इज़ इक्वल टू 0। माइनस 4k को आप यहाँ पे भेजोगे तो प्लस 4k हो जाएगा। तो देयरफॉर 4 विच इज़ इक्वल टू प्लस 4k। 4 को यहाँ पे लाइए, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू k। 4 कैंसर मतलब 4 1 4, तो k का वैल्यू जो है वो आपको मिलता है 1। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखेंगे तो उसका ऑप्शन है ए। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और डिस्क्रिमिनेंट भी वही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना है। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 1 है, और b का जो वैल्यू है वो -2 है, और c का जो वैल्यू है वो -3 है, नेगेटिव साइड लेके। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का आपको वैल्यू निकालना है। जो आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a 1 इंटू c -3
तो -2 का स्क्वायर आपको माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर ये माइनस इंटू ये माइनस आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, और 4 + 12 अगर आप देखते हो तो 16 मिल रहा है, और 16 जो है वो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट -3 एंड -5। मतलब ये जो 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो दो वैल्यूज़ मिलेंगे, एक्स के दो वैल्यूज़ आएंगे, तो वो दो वैल्यूज़ -3 और -5 किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रहेंगे। तो देखिए ये एक क्वेश्चन आप याद करिए कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो अगर आपके पास दो रूट है, तो एक को अल्फ़ा और एक को बीटा ऐसा हम समझते थे, तो दोनों रूट है तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो जिसका फॉर्मूला क्या था, ये कि x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा = 0। अब इसके प्लेस पे अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x² सेम रहेगा, फिर माइनस अल्फ़ा + बीटा, आपके लिए ये अल्फ़ा है और ये आपके लिए बीटा है, तो -3 + -5, तो आप लिख सकते हो -3 प्लस, देखिए प्लस -5, इसका क्या मतलब रहेगा, प्लस इंटू माइनस -5, यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल जाएगा -5, फिर ये x आ जाएगा, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब -3 को आपको मल्टीप्लाई करना है -5 से, और विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी इसका इक्वेशन बनेगा वो इसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा, तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देयरफॉर x² -3 और -5 -8 हो जाएगा, तो -8 और ये बाहर वाला x प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15 + 15 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसको फाइनली सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस इंटू माइनस प्लस 8x फिर प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे तो प्लस यहाँ पे है और हर जगह पे प्लस है, तो ये है, देखिए हर जगह पे प्लस, बाकी तो नहीं है, तो ये उसका ऑप्शन मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो ये करेक्ट है। चलिए 5th के बाद 6th वाला देखते हैं। 6th वाला क्या लिखा है कि इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - kx + 27 इज 0 इज़ 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए फिर से आपको बता रहा हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो सॉल्यूशन होते हैं, दो आंसर आते हैं, x के दो वैल्यूज़ आते हैं, उसमें से ये बोला गया है कि एक आंसर अगर 3 है तो आप इसमें जो k है वो बताइए, दूसरा आंसर नहीं पूछा है, आपसे पूछा कि k बताइए। तो जब एक सॉल्यूशन दिया रहता है तो आपको करना क्या है कि जहाँ पे एक सॉल्यूशन मतलब एक बार उनको x का वैल्यू 3 मिला है, तो इसका मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे आप 3 लिख सकते हो, और अगर इस इक्वेशन में जहाँ पे x पे 3 लिखते हो तो k बचता है, और अगर k बचेगा तो आपको k का वैल्यू मिलेगा और आपसे वही पूछा है। तो एक सॉल्यूशन अगर दिया है तो आपको करना क्या है कि x² के प्लेस पे आप लिखिए 3², क्योंकि जो सॉल्यूशन दिया है वो आप x के प्लेस पे लिख सकते हो, -k × 3 और फिर प्लस 27, और इसको सॉल्व करिए। जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 3 लिखा क्योंकि एक आंसर दिया है, 3 3 = 9, फिर -3k फिर प्लस 27 और विच इज़ इक्वल टू 0। अब -3k को आप वहाँ पे भेज दीजिए तो वो बन जाएगा +3k, और +9 और +27 अगर आप सॉल्व करोगे तो 36 मिल जाएगा। 3 को यहाँ पे लाइए, 36/3 विच इज़ इक्वल टू k, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 12, तो आपको मिलता है ऑप्शन नंबर बी, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसके बाद 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज डैश। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम उसका डिग्री 2 होता है, तो बस इसका ऑप्शन तो बी है और इजीली सॉल्व हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी, और यहाँ पे क्या लिखा है कि राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एंड ऑल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो देखिए कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म समझिए इस तरह होता है, ax² + bx + c विच इज़ इक्वल टू 0, और अगर ये y वेरिएबल में है तो ay² + by + c इज इक्वल टू 0, इस तरह आपको लिखना है। और फिर यहाँ पे जो रहेगा a रहेगा, यहाँ पे x के साथ x के स्क्वायर के साथ जो रहेगा, या y के स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो a रहेगा, y के साथ जो रहेगा वो b रहेगा, और उसके बाद जो रहेगा वो c रहेगा। पहले इसको यहाँ पे ले लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखा होता है ax² + bx + c विच इज़ इक्वल टू 0, तो उसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म या उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और वही चीज़ यहाँ पे आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं, इक्वल के वो साइड 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको आपको इस तरफ लाना है। और उसके बाद एक बार ऐसा कर लोगे तो आपको a और b और c का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो इक्वेशन है ये y के वेरिएबल में दिया है, और जनरल फॉर्म में आप देख रहे हो x है, तो आपको रिप्लेस करना है y से। चलिए शुरू करते हैं, और हम यहाँ पे लिखते हैं कि गिवन इक्वेशन इज़, ये जो आपका गिवन इक्वेशन है वो है 4y² - 3y विच इज़ इक्वल टू -7। और स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म इज़, अब करना क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिर्फ -7 को आपको यहाँ पे लाना है, तो हो जाएगा 4y² - 3y, -7 यहाँ पे है +7,
विच इज़ इक्वल टू 0। और एक बार ऐसा हो जाता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाता है। उसके बाद जब हम इसको कंपेयरिंग करेंगे कि कंपेयरिंग द अबो इक्वेशन विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर के पहले ए है तो वाई स्क्वायर के पहले 4 है, तो देयरफॉर ए का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाता है 4। वाई के पहले जो है बी है और वाई के पहले यहाँ पे -3 है, तो b का वैल्यू आपको मिल जाता है -3। और उसके बाद जो है वो c है, तो c की जगह पे +7 है, तो देयरफॉर c का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाता है +7। तो a b c का आपको ये वैल्यू निकालना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है, इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा गया। राइट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन p-5 इंटू p + 3 विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए p-5 इंटू p + 3 विच इज इक्वल टू 0 ऐसा दिया है। तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हुए। अगर इस ब्रैकेट को वहाँ पे भेजेंगे तो 0 अपॉन ये ब्रैकेट p + 3 0 बन जाएगा। मतलब आपको पहले से पता भी है, हमने सॉल्व किया ऑलरेडी। तो आप इतना समझिए कि अगर दो ब्रैकेट है और उसके आगे 0 है तो ये ब्रैकेट वाला भी 0 होता है, ये ब्रैकेट वाला भी 0 होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर p-5 जो है वो भी 0 रहेगा और p + 3 जो है वो भी 0 रहेगा, इक्वल टू 0। -5 को वहाँ पे भेजेंगे तो +5 होगा, देयरफॉर p इज़ इक्वल टू 5 और p इज़ इक्वल टू -3। तो आप यहाँ पे लिखिए देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 5 एंड -3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा कि इफ a इज़ 1, b इज़ 4, c इज़ -5 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ b² - 4ac। तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि b² - 4ac विच इज़ इक्वल टू b² है, b का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 इंटू ए आपके पास 1 है, इंटू सी आपके पास -5 है। सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, 20 + 16 36। तो b² - 4ac का जो वैल्यू है वो आपको मिलता है 36। चलिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड b² - 4ac इज लेस देन 0 देन राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ईच गिवन केसेस। तो देखिए ये हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब डेल्टा, तो उसको हम बोलते हैं उसका जो रूट है वो रियल और अनइक्वल है। और अगर उसका वैल्यू 0 से छोटा है तो हम बोलेंगे कि आर नॉट रियल। तो चलिए इसका आंसर हम इस तरह लिखते हैं कि if b² - 4ac is greater than 0 then the roots are real and unequal, and if b² - 4ac is less than 0 then the roots are not real। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, और ये क्या लिखा है कि राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं। तो यहाँ से कांस्टेंट को यहाँ पे लाना है, इसको सॉल्व करना है और वहाँ पे 0 रखना है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि क्वेश्चन दिया है m इंटू m - 6 विच इज़ 9। इसको सॉल्व करेंगे कि देयरफॉर m इंटू m ये बन जाएगा m² माइनस m इंटू 6 6m विच इज़ इक्वल टू 9। देयरफॉर m² माइनस 6m ये इस तरफ आएगा -9 विच इज़ इक्वल टू 0। और इतना ही आपको लिखना है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है, इसके बाद के वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।